हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए नया सा चैप्टर लेके आ गया हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है ये। जो एक स्टोरी है जिसको लिखा है एनिस जंग ने। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। आइए इसको पढ़ते हैं। यह जो स्टोरी है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इस स्टोरी को जो एनिस जंग यानी जो लेखिका है खुद ही नरेट किया हुआ है। तो आइए यहाँ से फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाया करता है या मैं कूड़े में 1 रुपया पा लेता हूँ। वाई डू यू डू दिस? तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क साहेब। मैंने साहेब से पूछा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए साहेब कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, इस स्टोरी में पढ़ने के बाद हम जानेंगे। Whom I encounter every morning scrambling for gold in the garbage dump of my neighborhood। यानी वह लड़का जिसको मैं प्रत्येक सुबह अपने पड़ोस में कूड़े के बीच में मूल्यवान वस्तु को ढूंढते हुए पा जाया करते थे या उसे मिल जाया करते थे। साहब लेफ्ट हिज होम ए लॉन्ग एगो। साहब बहुत पहले अपना घर छोड़ चुका था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। जहाँ पे जो उसका घर था वो ढाका के हरे भरे खेतों मैदानों के बीच था। हिज होम इज़ नॉट इवन एट डिस्टेंस मेमोरी। उसका जो घर था कहीं भी दूर दूर तक भी उसके यादों में नहीं था, यानी वो अपने घर को भूल चुका था। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम। और वहाँ पे बहुत सारे भयंकर तूफान तेज़ हवाओं ने उसके घर को, उसके खेतों को तहस नहस कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम। जो उसकी माता जी ये बताती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट। इसलिए वो उसको छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही वॉज नाउ लिव। और एक बड़े से शहर में आ गए। क्या? सोना ढूंढने के लिए। जो जिस शहर में रहते थे उस शहर में अभी भी है। जो गोल्ड यहाँ पे है, जो सोने का जो नाम यहाँ पे दिया गया है गोल्ड, तो वास्तव में यहाँ पे सचमुच का गोल्ड नहीं है। यानी कूड़े में कोई अगर प्लास्टिक मिल जाता है या कोई लोहे की वस्तु मिल जाती है जिसको बेचने के बाद कुछ पैसा मिल जाया करता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे कहा गया है गोल्ड। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन किया था व्हाट डू यू डू दिस, उसका जवाब यहाँ पे देता है, कौन देता है? साहब। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर लुकिंग अवे। वह इधर उधर देखते हुए कहा। गो टू स्कूल। फिर स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो एडवाइस मस्ट साउंड। और बाद में जब वो कहती हैं कि तो स्कूल जाओ, ये बात कहने के बाद उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि मुझे यह बात उससे नहीं कहना चाहिए था। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे आस पास पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वह बन जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। ये कौन कहता है? यह साहेब कहता है। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। अगर मैं स्कूल अगर खोल दूँ, शुरू कर दूँ, तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने उससे थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डे लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन बाद देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। इज योर स्कूल ऑल रेडी? क्या आपका स्कूल बन गया? कहता है। ही टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। एक स्कूल बनने में टाइम लगता है। आई से मैंने कहा। इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन। मैंने थोड़ा सा शर्माते हुए यह बात बोला, और जो यह प्रॉमिस मैंने उससे किया था इसका कोई भी मतलब नहीं था। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। और इसके अंधकारमय दुनिया में इस तरह के प्रॉमिस करने वाले बहुत लोग आ जाया करते थे उसके पास। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम। 1 महीना हो गए उसको जानते हुए। आई आस्क हिम हिज नेम। मैंने उससे उसका नाम पूछा।
साहिब आलम, ही अनाउंस, उसने बताया मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन, वह नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का राजा या ब्रह्मांड का देवता। ही वुड हैव हार्ड बिलीव इट, तो उसे विश्वास करने में मुश्किल होगा। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसका नाम का क्या मतलब है उसको जाने बगैर। ही रूम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में घूमा करता था अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपीयर एट नून, या और जो बिना चप्पलों का जो उसका फौज था, यानी कहने का मतलब है कि जो उसके मित्र थे, बहुत सारे मित्र थे, वो सुबह में जैसे चिड़िया दिखाई देती थी वो दिखाई देते थे और दोपहर में गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, एक महीना बीतने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और मैं सबको थोड़ा थोड़ा जानने लगी थी। यानी वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, वो बहुत ही साधारण पूर्वक आंसर देता है कि मेरी माता जी मुझको सेल्फ से यानी ताक से चप्पल उतार के देंगे ही नहीं, इसलिए नहीं पहनता हूँ। इवन इफ सी डिड नॉट, ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शू दैट डू नॉट मैच, और यह वो लड़का कहता है जो जूता तो पहना है लेकिन दोनों जो जूते हैं वो अलग अलग रंग के हैं, यानी दो मैच नहीं हो रहा है। इस तरह का पहना हुआ एक लड़का कहता है कि इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर इसकी माता जी इसको जूता देती भी हैं तो वो इसे पहनेगा नहीं, फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इसको उससे कहा, ही सफल हिज फीट एंड से नथिंग, और वो अपने पैरों को छुपाते हुए कुछ भी नहीं बोला। आई वॉन्ट शू, मुझे जूते चाहिए। से अ थर्ड बॉय, ये तीसरा बच्चा कहता है, हु हैज़ नेवर ऑन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, यानी वो एक जोड़ी जूता वो अपने जीवन भर में कभी पहना ही नहीं है। यहाँ पर ये बात जानने योग्य है कि वह जो होता है उसका किसी का जो लक्ष्य होता है वो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और इस बच्चे का जो लक्ष्य है वो मात्र एक ही लक्ष्य है, वो क्या है, जूता पहनना। तो आइए आगे देखते हैं। ट्रेवलिंग अक्रॉस कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, बहुत ज़्यादा यात्रा, देश के अलग अलग जगहों पे यात्रा करने के बाद मैंने देखा कि जो लड़के होते हैं वो बिना जूते चप्पलों के वो होते हैं, नंगे पाँव होते हैं। इन सिटी ऑन विलेज रोड, और वो कहाँ पे दिखाई देते हैं, शहरों में और गांव के सड़कों पे दिखाई देते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, यह उनके लिए पैसों की कमी नहीं थी, वह उनकी एक परंपरा थी। इज़ वन एक्सप्लेन, यह बात कोई एक कहता है उनमें से, यानी मतलब यह है कि उनके पास जूते पहनने के लिए नहीं होते हैं तो इसलिए कहते हैं कि उनके पैरों में जूते या चप्पल न होना उनकी एक परंपरा है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यह उनका जो बचपन था, यानी जो उस लड़के का बचपन बीत रहा था, जो वहाँ के जो लोग थे वो ऐसी बात कहते थे कि परंपराओं वाली बात कहते थे, लेकिन वास्तव में जो उनके पास जो मुख्य कारण था जूते चप्पल न पहनने का, वह था गरीबी। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम UTP वंस टोल्ड मी, और यहाँ पे जो लेखिका है उनको एक स्टोरी याद आ जाती है जो UDP एक जगह का नाम है जिसने वहाँ का किसी आदमी ने उनको सुनाया था, वो कहानी याद आ जाती है। एज यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो एक छोटा सा लड़का था तो स्कूल के पास वाली मंदिर में, यानी जो मंदिर के पास वाला जो स्कूल था वहाँ पे वो जाया करता था। वेयर इज़ फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिताजी एक साधु थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एंड टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, वह मंदिर के पास थोड़ा सा रुकता था और जूते के लिए, यानी एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रार्थना करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 साल बाद
मैं फिर से उस कस्बे में और उस गांव में गई, विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो पहले सब ज़्यादा खाली खाली था। इन द बैक यार्ड, पीछे की तरफ, वेयर लीव द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे एक नया पुजारी अब आ गए थे, यानी 30 सालों में जो पुजारी थे वो बदल गए थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे सफ़ेद रंग की और लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoe arrived panting and threw his bag on a folding bed, एक लड़का जो ग्रे रंग का यूनिफॉर्म पहन के आता है और जूते मोजे भी पहना हुआ होता है, अराइव पेंटिंग, और हाँफते हुए वहाँ पे पहुँचता है और फोल्डिंग बेड पे अपना बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर एंड अदर बॉय हैड मेड टू अ goddess when he had finally got a pair of shoe, उस बच्चे को देख करके मुझे जो लेखिका होती है उसे उस बच्चे की याद आ जाती है जो ईश्वर से प्रार्थना करता है एक जोड़ी जूते के लिए। लेट मी नेवर लूज देम, और वो उससे कहते हैं कि जो लड़का है वो कहता है कि यानी अब जो ईश्वर होते हैं उनसे प्रार्थना करता है कि जो उनके पास जो 2 जोड़ी जूता मिल गया उसको कभी न खोए। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो यानी कि जो देवी देवता थे उसका जो प्रेयर था उसको स्वीकार कर लेते हैं। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वेयर शू, और जो यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, यानी जो वह लड़का था जो पुजारी का जो पुत्र था, नाउ वोर शू, जो जूता पहना हुआ था। बट मेनी अदर लाइक रैग पिकर इन माई चाइल्डहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन हमारे जो पड़ोस के अब भी जो कूड़ा करकट उठाने वाले जो बच्चे हैं आज भी उनके पास जो एक जोड़ी जूता नहीं है। माई एक्वेंटेंसेस विद द बेयर फुट रैग पिकर लीड टू मी टू सीमापुरी, और ये जो कूड़ा करकट उठाने वाले जो लोग थे इनका प्यार ही था कि ये मुझे सीमापुरी लेकर के आया, यानी जो अब राइटर हैं वो सीमापुरी गई हुई हैं। A place of periphery of Delhi 8 miles away from it metaphorically, और जो सिंबॉलिक रूप से कहा जाता है कि जो सीमापुरी है वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन वो दूर नहीं है बल्कि वो दिल्ली के पास में ही है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971, और वो लोग यहाँ पे रहते थे जो बंगला में 1971 में बांग्लादेश को छोड़ करके यहाँ पे भारत आए हुए थे, और बिना किसी कानूनी चीज़ के, कानूनी कागजात के वो रहते थे यहाँ पे। साहेब फैमिली इज़ वन ऑफ देम, और साहेब का जो परिवार था उनमें से एक था। सीमापुरी वाज द वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़, वो पहले बहुत ही खुला हुआ सा था, स्टिल इज अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो कहीं खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टियों के घर बन चुके हैं, विद रूफ ऑफ टीन एंड त्रिपोलियन, और जो छत था टीना का बन चुका था और उसके ऊपर वो क्या तिरपाल जो होता है उसको लगा के वो यानी टेम्परेरी घर बना लिए थे, वहाँ पे वो रहते थे। डिवॉइड ऑफ स्वेज, टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं थी। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और बहते हुए पानी की व्यवस्था नहीं थी। लीव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पे इतना समस्याओं के बावजूद भी यहाँ पे 10,000 लोग कूड़ा उठाने वाले रहते थे। दे हैव लिव देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, और इन लोगों को 30 से ज़्यादा साल हो गया यहाँ पर रहते हुए बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम एंड वोटर्स, इनके पास कोई भी पहचान नहीं था सिवाय एक चीज़ के, उनके पास इतना था कि राशन कार्ड में नाम था जिसकी वजह से इनको ये वोट भी देते थे। और इनको क्या मिलता था, फॉर फूड
राशन कार्ड वोटर लिस्ट एंड इनेबल टू देम बाय ग्रेन, और राशन कार्ड में राशन कार्ड के लिस्ट में उनका नाम शामिल था, जिसकी वजह से वो अनाज भी खरीद सकते थे। बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, पहचान से कहीं ज़्यादा क्या है, जीवित रहना, यानी जीवित कब रहेंगे, जब कुछ खाएंगे पिएंगे तब। इफ़ एट द एंड ऑफ डे, अब देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोई ना कोई इस बात को कह रहा है। इफ़ एट द एंड ऑफ डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन itching stomach, वी वुड रादर लीव हर देन इन द फील्ड देन गिव अस नो ग्रेन, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर साड़ी। और वे लोग कहते हैं, यानी जो ग्रुप समूह में कुछ महिलाएं हैं जिनकी जो साड़ी है वो फटी हुई है, और वो कहते हैं कि उस जगह से तो अच्छा है जहाँ पे हरे भरे मैदान है, खेत है, उस जगह से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है कि यह जगह जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, यानी रहने के लिए घर है और खाने के लिए कुछ भी मिल जाता है मेहनत करने के बाद, लेकिन वहाँ पर भूखों पेट रहना पड़ता है, तो उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर यह है। यानी इंडिया की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। When I ask them why they left their beautiful land and green field and rivers, उन्होंने यह तब जवाब दिया था जब राइटर ने उनसे यह पूछा था कि वो उन्होंने उस हरे भरे मैदान और घर खेत को क्यों उन्होंने छोड़ दिया। Whenever they find food, they pitch their tent and become transit home, और जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता वहीं पे वो अपना घर बना लेते, टेम्परेरी घर बना लेते हैं और वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, उनके बीच बच्चे भी उनके बीच ही बड़े हुए, बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, और उनके जीने में वो उनका हिस्सा भी बने, यानी जो बड़े लोग थे उनके बीच में जो छोटे बच्चे थे वो भी उन्हीं के साथ थे, यानी उनके साथ जीवन जीने का हिस्सा वो भी बन रहे थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, अगर सीमापुरी में अगर रहना है तो यहाँ पे कूड़ा उठाना आना चाहिए। थ्रू द ईयर्स, इन सालों के ज़रिए, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू डैम इट गोल्ड, और इतने सालों के बीतने के बाद इन लोगों का जो कूड़ा उठाने का जो तरीका था, ऐसा कर लें उसमें वो माहिर हो चुके थे, यानी बहुत ही अच्छे से वो कूड़ा उठा सकते थे, एक अभ्यास हो गया था। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और उसमें से जो कूड़ा करकट है उसमें से सोना निकालना, सोना यानी कीमती वस्तुओं कीमती चीज़ों को निकालना उनके लिए क्या हो गया, निकालना, उससे क्या होता है, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनको रोज़ का रोटी मिलता है, और रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर के ऊपर एक छत भी मिलता था। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो छत जो था वो चू रहा होता था, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन यह तो उनके लिए यही ज़्यादा था, यानी किसी न किसी तरह से वो रह रहे थे और वो जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा था। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहेब से his eyes lighting up, और साहेब कहता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाया करता है, या उसके साथ ही कभी कभी मुझे 10 का नोट भी मिल जाया करता है। और यह बात करते हुए जो साहेब है वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है, यानी खुश होता है, उसके चेहरे पे एक चमक होती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आप इस कूड़े के ढेर में जब एक चांदी पा जाते हो, यानी कहने का मतलब एक मूल्यवान वस्तु पा जाते हो, इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रेन, गार्बेज मीन डिफरेंट मीन, when you can find silver in the heap of garbage, you don't stop scrolling, for there a hope of finding more, और
जब आपको ये सिक्का मिल जाता है तो क्या तुम चांदी के जो सिक्के यानी मूल्यवान वस्तु मिल जाता है तो क्या ढूंढना बंद कर देते हो? लेकिन नहीं, वो फिर भी क्या करते थे, वो ढूंढते रहते थे। आगे देखते हैं यहाँ पे। आई सम टाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाया करता है और कभी कभी तो ऐसा होता है जिस दिन मुझे 10 का नोट भी मिल जाया करता है। साहब कहता है हिज आइज लाइटिंग अप। और जिस समय इस बात को कह रहा होता है साहब का जो चेहरा है, उसकी जो आंखें होती है वो चमक रही होती हैं, यानी वो खुशी का इजहार कर रहा होता है। व्हेन यू कैन फाइंड सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। जब आप गार्बेज में उस लड़के से पूछ रही हैं जो राइटर हैं, जब गार्बेज में कुछ तुम सिक्के पा जाते हो, चांदी के सिक्के पा जाते हो, चांदी के सिक्के नहीं, मूल्यवान वस्तु यहाँ पे कहेंगे, पा जाते हो, यू डोंट स्टॉप स्क्राउनिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। यानी उस समय तुम अपने ढूंढना बंद मत करना और उसके बाद क्या पता और भी तुमको मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मीन टू their parent. For the children is wrapped in wonder, for the elder it is a means of survival. और जो कूड़ा उठाने का जो ये काम था उन दोनों के लिए, यानी बेटों के लिए और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पिता के लिए, वो क्या था, एक अलग अलग माना जाता था। फॉर द चिल्ड्रेन अलग अलग मतलब निकाला जाता था। अब देखिए किसके लिए क्या निकाला जाता था। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। जो बच्चे होते हैं वो अपने खुशी के अनुसार वो उठाते हैं। फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और जो लोग उठाते हैं यानी बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो उठाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि सर्वाइवल यानी जीना। यानी जिएंगे कब, जब कूड़ा उठाएंगे, उससे कुछ पैसे मिलेंगे और उन पैसों से कुछ खाने की वस्तुएं खरीदेंगे। आगे देखते हैं। ऑन अ विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग फॉर द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। मैंने एक सुबह, जाड़े की सुबह में मैंने देखा कि जो साहब है वो दीवार के गेट के पास खड़ा हुआ है जहाँ पे टेनिस का ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में 2 लोग खेल रहे होते हैं जो कैसे पहने होते हैं, वॉचिंग यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और जो ड्रेस पहने हुए थे और टेनिस को खेल रहे थे उनको वो देख रहा था, साहब देख रहा था दीवार के पास से। आई लाइक द गेम ही हम्स। वो कहता है कि मुझे यह गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉन्टेंट टू वर्ड इट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और यह बात वो दीवार के पीछे से यह बात खड़े होकर के देखते हुए कहता है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। मैं जाता हूँ जब कोई नहीं रहता है। ही एडमिट्स, और वो ये बात वो बताता है। द गेट कीपर लेट मी यूज टू स्विंग। जो यहाँ का जो गेट कीपर होता है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहब टू इज वियरिंग टेनिस शू दैट लुक स्ट्रेंज ओवर द डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। और जो साहब था उस दिन 2 जूते पहने हुआ था, लेकिन वो जूते कैसे हैं आगे अभी पता चलेगा। और जूतों के साथ साथ उसने क्या पहना था, शर्ट एंड शॉर्ट्स भी पहना हुआ था। सम वन गेव देम टू मी। किसी ने मुझे दे दिया है। ही से इन मैनर एंड एक्सप्लेनेशन। और वो बहुत ही मैनर पूर्व यानी बहुत ही सादर यानी आदर के साथ इस बात को कहता है, बताता है कि यह किसी ने मुझे दे दिया था। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्ड शू ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। और वास्तव में यह एक किसी अमीर बच्चे का होगा जो इसको पहनने से इनकार कर दिया है। किस वजह से, क्योंकि इन दोनों जूतों में यानी कहीं ना कहीं होल है, ठीक है, इस वजह से उसको पहनने से इनकार कर दिया है और यह जूता उसको दे दिया है। और साहब उस जूते को पहन के बहुत ज़्यादा खुश भी होता है।
अब यहाँ से देखते हैं, डज नॉट बोथर हिम फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट इवन सू विद द होल एंड अ ड्रीम कम ट्रू। और भले ही वो दूसरों के दिए हुए थे, लेकिन जब वो पहना था तो ऐसा लग रहा था कि उसके जो सपने हैं, जो उसके आशाएं हैं, अब वो सही हो रहा है। बट द गेम इज ही वॉचिंग सू इंटेंटली इन आउट ऑफ हिज रीच। और वह जो गेम खेलते हुए जो देख रहा था, वो कहीं ना कहीं उसके पहुंच से ज़्यादा बाहर था। अब देखिए यहाँ पे दूसरे दिन की बात कह रहा है, दिस मॉर्निंग साहब इज़ ऑन हिज वे एंड मिल्क बोथ। और एक सुबह मैंने उस साहब को देखा कि वो जो मिल्क का यानी दूध का जो बूथ था वहाँ पे वो था। उस रास्ते में वहाँ पे जाते हुए रास्ते में उसने देखा हिज हैंड इज अ स्टील कॉन्सिस्टर यानी उसके पास जो था दूध का एक डब्बा पड़ा हुआ था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। और मैं सड़क के किनारे मैं एक चाय की दुकान पे यानी टी स्टॉल चाय की दुकान पे मैं काम करता हूँ। ही से पॉइंटिंग द डिस्टेंस। और वो इशारे करते हुए इस बात को बताता है, आई एम पेड 100 रुपी एंड ऑल माई मील्स। और मुझे इसके लिए 800 रुपये मिलते हैं और उसके साथ ही साथ मुझे भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब। अब जो लेखिका हैं उससे पूछती हैं कि क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो। आई आस्क, मैंने पूछा, यानी लेखिका पूछती हैं। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। और जब मैंने इस बात को पूछा क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो, तो उसका जो खिलता हुआ चेहरा था वो मुरझाया हुआ दिखाई देने लगा। द स्टील कंसिडर सीम हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और वह जो कंसीडर था यानी जो दूध का जो डब्बा था वो कहीं ज़्यादा भारी लग रहा था उसका कूड़ा उठाने वाले बोरे से। द बैग वाज हिज, जो बैग उसका था। द कंसिडर बिलोंग टू मैन हु वर ऑन द टी शॉप। और ये जो डब्बा था, दूध का जो डब्बा था, वो किसका था? दुकानदार का था, जो वो खुद ही मालिक था। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। और जो साहब था अब वो खुद का मालिक नहीं रह गया था, अब वो किसी और का नौकर बन गया था। तो यह जो था ये पहला चैप्टर था हमारा। पहला चैप्टर, क्षमा कीजिएगा, इसमें जो पहला पार्ट था ये था। सेकंड पार्ट हम लोग आगे करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों।